हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, यूपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं लेकर के आती हूँ सीडीपी के पीवाई क्यूज क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड में। टोटल क्वेश्चंस की संख्या होती है 30 और यह वही क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और इसके साथ ही ये जो हमारा प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है वो है 25 नंबर का। 12 बजे आपको क्लासेस ये देखने के लिए मिलती है दोपहर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ से। पहला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारात्मक सिद्धांत। अब बात आई है थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। उसके साथ ही इन्होंने जो प्रयोग किया है, इन्होंने किया है बिल्ली पर प्रयोग। उसके बाद इनके मुख्य 3 नियम हैं। 3 नियम कौन कौन से हैं? प्रभाव का नियम, 3 नियम इनके प्रभाव का नियम है। उसके साथ ही तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक है। इन्होंने ये 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 जो है वो गौड़ नियम दिए हैं। इनके सिद्धांत का क्या नाम है? सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रकृति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए, यानी सीखने की प्रकृति के सूचक है। प्रकृति में आप सभी का मौलिकता शब्द भी आ जाएगा, गत्यात्मकता भी आ जाएगा और रचनात्मकता भी आ जाएगा, यानी तीनों का सम्मिलित रूप आप सभी को प्रकृति में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है व्यक्तित्व के सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? अगर पूछा जा रहा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो बेंडोरा और वॉल्टर, डॉलर्ड और मिलर, या फिर कॉल रोजर्स या फिर युंग? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर आ जाएगा बेंडोरा। और यहाँ पे जब सामाजिक अधिगम सिद्धांत आया है व्यक्तित्व का, तो बेंडोरा आ जाएंगे। यहीं पे अगर सिर्फ सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया होता तो वाइगोस्की होते, लेकिन यहाँ पर व्यक्तित्व सब जुड़ गया है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंडोरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम या फिर नैतिकता? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है? प्रसार क्षेत्र, माध्यिका, औसत विचलन या फिर मानक विचलन? ऑप्शन नंबर बी यानी माध्यिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 शब्द आप सभी को सांख्यिकी में पढ़ने हैं, माध्य, और एक आपका दूसरा माध्यिका हो गया, और एक आपका होता है बहुलक। इन तीनों से यूपी टेट में सीडीपी में क्वेश्चंस एक जरूर बनते हैं फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद करिएगा जरूर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शीर्ष से भिन्न है? TAT 16A, PF क्लाउड पिक्चर टेस्ट या फिर ड्रॉ अ मैन? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 16 PM। ये जो है अन्य तीनों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर TAT की बात करें, क्लाउड पिक्चर टेस्ट की बात करें या फिर ड्रॉ अ मैन की बात करें, तो ये सभी जो है वह जो है आपके आ जाते हैं प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत। ये तीनों आपका आ जाता है प्रक्षेपी तकनीक में, ठीक है। लेकिन जो 16 PF है यह आपका व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है, जो कि प्रक्षेपी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया गया है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे? कौन? हॉलिंगबर्ग, हैविंगहर्स्ट, उसके साथ ही दिया गया है जीन पियाजे या फिर हॉल? तो फ्रेंड्स, इसका राइट क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा हैविंगहर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट इनका पूरा नाम है। एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 होगा यहाँ पे, हैविंगहर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया गया है सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? अगर सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन सकने की संभावना है। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण मेरीफील्ड का है या फिर टॉरेंस का है या कोलेवन ब्रूस का है और कैन का है? तो टॉरेंस का है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कब यह सिद्धांत दिया था? तो 1971 में, और काफ़ी व्यापक रूप से यह इसका प्रसार भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया गया है कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम? ऑप्शन नंबर बी यानी प्रभाव का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिगम के 3 नियम हमने अभी सबसे पहले क्वेश्चन में थॉर्नडाइक के 3 नियम हमने आपको बताया, प्रभाव का नियम, तत्परता और अभ्यास का नियम, 3 हमने आप सभी को बताया है। तो किसका दिया गया है? थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें अन्वेषण के उद्देश्य उपागम का उपयोग किया जाता है? केश अध्ययन, प्रायोगिकरण या फिर सर्वेक्षण या फिर अंतर्दर्शन?
तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा केश अध्ययन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप सभी को आधे घंटे 1 घंटे में देखने के लिए मिलता है, लेकिन मैं बहुत ही कम समय में आप सभी को अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जो है बहुत ही समय न गवाते हुए अपने क्वेश्चंस को सिर्फ एग्जैक्ट क्वेश्चन जाने और कुछ एक्सप्लेनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैं जरूर कर रही हूँ। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं विलयन, स्मृति, अधिगम, अंतरण या फिर बौद्धिक विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति। एक मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी यानी अधिगम, अंतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें दिया गया है जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या है। अगर जी वॉल्स का आया है तो इनके पूरे क्रम के बारे में जानना जरूरी है। इन्होंने 4 प्रमुख क्रम बताए हैं। सबसे पहला क्रम उनका आता है उपक्रम, मैं यहाँ पे नंबरिंग डाल देती हूँ। सबसे पहला क्रम उनका आता है उपक्रम, दूसरा आता है उनका उद्भवन, उसके साथ ही आता है उनका उद्भाषण और उसके बाद आता है मूल्यांकन। तो ये 4 क्रम जी वॉल्स के अनुसार बताए गए हैं किसके, सृजनात्मक चिंतन के प्रथम चरण। यहाँ पे प्रथम चरण की बात की है तो फ्रेंड्स इससे आप समझ सकते हैं प्रथम चरण आपका उपक्रम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। जी वॉल्स ने सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण बताए हैं। पहला उपक्रम, उद्भवन, उद्भाषण, मूल्यांकन। यहाँ पे क्रम से भी क्वेश्चन बने हैं तो यहाँ से आप जरूर इसको लिख लीजिएगा। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम अगर पूछे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ने प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ क्योंकि इसको 3 बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एक ही सेट में। कितनी बार ये मैं एक ही साल का लेकर आई हूँ, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किसकी थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब इन्होंने, एक मिनट फ्रेंड्स, कब इन्होंने यह प्रयास किया था तो वो जो है सिद्धांत दिया, तो यह इसका प्रतिपादन 1998 में दिया था। जिसको और उसके साथ ही अगर हम पावलोव की बात करें तो पावलोव के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया है। और उसके साथ ही अगर हेगार्टी की बात करें तो इन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें दिया गया कि व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है और यह परिभाषा किसने दिया है। M.L. मन ने, एस फ्रायड ने, G.W. ऑलपोर्ट ने या फिर J.E. ड्रेसल ने। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑलपोर्ट का। और इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ऑलपोर्ट जो है CDP में काफ़ी ज़्यादा इनका एग्जाम में पूछा जाता है डेफिनेशन, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो भी डेफिनेशन रहता है मुझे ऐसा लगता है कि उसके पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसे आप जो है नोट डाउन कर लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर या फिर पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नकारात्मक पुनर्बलन, क्योंकि बच्चा जो है वो पलायन कर रहा है, यानी स्कूल में, विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जा रहा है और कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि वहाँ से स्कूल जाने से डरने लगते हैं और स्कूल नहीं जाते यानी स्कूल छोड़ देते हैं, तो वही होता है पलायन। तो यानी कि जब यह होता है यह हमारे नकारात्मक पुनर्बलन पर प्रभाव डाल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जहाँ पे कहा जा रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुसार संचालन एवं उसकी रचना में संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं। अर्थविज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा स्वर विज्ञान होगा। यहाँ पे हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे कर दे रही हूँ स्वर विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे होगा स्वर विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जहाँ पे दिया गया है कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के कौन से आयाम नहीं हैं। अगर नहीं पूछा है तो कौन कौन से हैं वो हमें जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इन्होंने स्मृति के 4 मुख्य प्रकार बताए हैं, कौन कौन से, तो यहाँ पे जो 3 दिए गए हैं उसको मैं नोट डाउन नहीं करूँगी। यहाँ पे बता दो कि उन्होंने सीखना, धारण करना, प्रत्याहन और पहचान करना, ये 4 बताए हैं, लेकिन उन्होंने तर्क करना यह नहीं बताया है। तो सबसे पहला उनका हो जाएगा सीखना, दूसरा हो जाएगा धारण करना, तीसरा हो जाएगा उनका जो है धारण करना, फिर प्रत्याहन और या जिसको पहचानना, और फिर एक मिनट फ्रेंड्स, प्रत्याहन, यहाँ पे प्रत्याहन और उसके बाद पहचानना। पहले नंबर पे सीखना, दूसरे नंबर पे धारण करना, तीसरे नंबर पे पुनः स्मरण और पहचानना, ये चारों इन्होंने दिया है वुडवर्थ के अनुसार। तो एक बार क्लियर फिर से बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यह नहीं आता है। पहले में इनका आ जाता है सीखना,
सीखना इनका पहला चरण स्मृति का आयाम है, दूसरा इन्होंने धारण करना बताया है, तीसरा इन्होंने पहचानना और चौथा इन्होंने बताना है पुनः स्मरण और पहचानना। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। उसके साथ ही 18 नंबर की बात करें तो टीएटी किसके द्वारा बनाया गया है, रोड्सा, अल्पोर्ट और उसके साथ मैस्लो या फिर मार्गन एंड मुरे जिसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा मार्गन एंड मरे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीएटी पूछा है प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण इसकी जो है कब किया गया था इसका निर्माण, तो 1935 में सीडी मॉर्गन एंड एच.एस. मुरे जो कि दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है व्यक्तित्व के परीक्षण के बारे में बताया है। यह एक व्यक्तित्व परीक्षण मापन है टीएटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा और या फिर आक्रामक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुंठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें दिया गया कि आँख के रंग को कौन कारक प्रभावित करता है, वातावरण, आनुवांशिकता, हार्मोन या फिर समाज। तो आनुवांशिकता ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें दिया गया है कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है, रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या फिर अवधान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बुद्धि से संबंधित है। और इसके साथ ही स्टर्न ने 1912 में संप्रत्यय विनिमय नामक एक जो है इसका प्रयोग किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जहाँ पे दिया गया है कि शिक्षक के द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा उतारता है तो यह किसका उदाहरण है, विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण, प्रतिक्रिया, निर्माण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन में जैसे आपको मम्मी ने डांटा, आप छोटे भाई पे अगर छोटा भाई आपसे कुछ पूछने जा रहा है तो आपको गुस्सा आता है और छोटे भाई पे चिल्ला उठते हैं, और यह चिल्लाना ही आपका क्या होता है, अपने गुस्से को छोटे भाई पर उतारना, ये होता है विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है, और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन आता है ये आप सभी को अच्छे से पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। कोहलर नामक वैज्ञानिक आते हैं और 3 आते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोहलर भी आते हैं, कोफ्ता भी आते हैं और वर्देवर भी आते हैं। ये जो है इनके नाम इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन सकते हैं। सूझ का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें इरोश शब्द जो है वह संबंधित है किससे, जीवन मूल प्रवृत्ति से, मूल मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या फिर प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जीवन मूल प्रवृत्ति और उसके साथ ही मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो कि माना है फ्रायड ने 2 मुख्य भागों में डिवाइड किया है। तो जीवन मूल प्रवृत्ति इरोस शब्द के लिए यूज हो जाता है और इरोस का अर्थ होता है थेनोटोस, जिसको थैनेटोस भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहम निर्देशित होता है, अहम निर्देशित होता है सिक्के सिद्धांत के द्वारा, वास्तविक सिद्धांत के द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या फिर सामान्य सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यानी वास्तविक सिद्धांत के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहम की बात की गई है तो अहम में जैसे अहम, इदम, परा अहम, इन्होंने 3 शब्द दिए। तो वास्तविक सिद्धांत जो होता है इनका आता है अहम के अंतर्गत। इदम में आता है इनका पार्श्विक इच्छाएं और परा अहम में आता है इनका सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व। तो ये 3 इन्होंने दिए हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 26 नंबर पे है कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होती है, भूख अधिक बढ़ जाती है या भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है या फिर भूख और प्यास दोनों में कमी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी भूख कम हो जाती है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी, मानसिक आयु बटा वास्तविक इंटू 100। और ये मैंने सूत्र आपको बताया है, उसको सूत्र में रख करके इसको सॉल्व अगर करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 12 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जहाँ पे दिया गया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड या मस्तिष्क एवं मेरुदंड दोनों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क एवं मेरुदंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो मनोविकार बाध्यता विकृति एक मनोविक्षित विकृति है या फिर समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, काय प्रारूप विकृति है। 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चिंता विकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सामूहिक अचेतन का संबंध किसके द्वारा दिया गया है, पाउलो, स्किनर, फ्रायड, युंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाए युंग नामक वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही इन्होंने दो भागों में इसमें इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है, व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। और उसके साथ ही अगर मैं आप सभी को बताऊं तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर युंग तो हो जाएंगे, लेकिन जो कल क्वेश्चन मैंने पूछा था उसके क्वेश्चन के आंसर आपने कमेंट में नहीं दिया, ये गलत बात है।
इससे आपके प्रैक्टिस पे कमजोरी आ सकती, प्रैक्टिस जो है सही से नहीं हो पाएगी। मैं यही कहती हूँ जो भी मैं कमेंट सेक्शन में पूछती हूँ आप उसके आंसर जरूर दिया करिए। तो आप सभी को देने हैं थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम। कमेंट में आप सभी को थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम जो उन्होंने दिए हैं वो आप सभी को बताने हैं कौन कौन से उनके मुख्य नियम। तो अगर अच्छा है, अगर और अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं तो मुख्य नियम भी बता दीजिएगा। मुख्य तो वैसे मैं कमेंट में आप बताइएगा 5 उनकी गौड़ नियम कौन कौन से हैं। साथ ही सेशन कैसा लगा, आपको पसंद आया है तो चैनल पे जरूर जुड़िएगा। और आपका एक मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मुझे ये मोटिवेट करता है कि मुझे आपके लिए भी वर्क करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।